आप सभी को गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं हूं जितेंद्र कुमार मिश्रा। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल केपी इनोवेशन क्लासेस में। जैसा कि हम लोगों ने पहले की क्लास में पढ़ लिया था मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बारे में। अब हमको जो पढ़ना है वो सम्राट अशोक के बारे में पढ़ना है। तो आज से हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे आज, और अशोक ने क्या क्या किया है, किस तरह से किया है, उन्होंने शिलालेख, अभिलेख, इन सारी चीज़ों की जानकारी, और किस धर्म को चलाया या किस धर्म को संरक्षण दिया, उसके बारे में हम सारी जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले बिंदुसार और मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो सम्राट अशोक तात्कालिक राजा बिंदुसार के पुत्र थे। तात्कालिक मौर्य सम्राट के पुत्र थे, यानी कि बिंदुसार के तात्कालिक जो मौर्य सम्राट थे उनके पुत्र थे अशोक। कौन थे? अशोक का जन्म 304 बीसी यानी कि ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। 304 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था और ये बिंदुसार के पुत्र थे। इनकी जो सबसे प्रिय पत्नी थी कौरवाकी। ठीक है, इनको यह बहुत मानते थे। इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ। चूंकि इनका राज्याभिषेक क्या था कि इनके पिता बिंदुसार चाहते थे कि इनका सबसे बड़ा बेटा सुसीम गद्दी पर बैठे, लेकिन सुसीम उस योग्य नहीं था। क्यों? क्योंकि कश्मीर में जब उपद्रव हुआ तो उपद्रव को दबाने के लिए जब सुसीम को जब उपद्रव दबाने के लिए भेजा गया तो वह असफल रहे, और फिर बाद में अशोक को भेजा गया। अशोक ने क्या किया कि जा करके वहाँ विद्रोह को दबाया और एक नए नगर की स्थापना की जिसका नाम था श्रीनगर। जिसका नाम क्या था? श्रीनगर। ठीक है, और इस युद्ध को दबाना और श्रीनगर की संस्थापना यह कल्हड़ के राजतरंगिणी नामक पुस्तक में लिखा गया है। ठीक है, अशोक को क्यों राजा नहीं बनाना चाहते थे? क्योंकि अशोक इतना काला था और काले होने के कारण वहाँ की प्रजा इसको पसंद नहीं करती थी। और यहाँ तक कि बिंदुसार खुद इन्हें पसंद नहीं करते थे, जिन कारण से ये चाहते थे कि आने वाला राजा अशोक ना बने और सुसीम बने। लेकिन सुसीम अयोग्य उतना नहीं था, लेकिन जितना अशोक योग्य था शासन करने में, उससे कहीं थोड़ा बहुत सुसीम अयोग्य था। जिस कारण से और अशोक सभी पराक्रमों में सबसे श्रेष्ठ था, अपने सभी भाइयों में सबसे बलवान और श्रेष्ठ था। जब उसे शासन सत्ता देने की बात आई तो वहाँ गृह युद्ध छिड़ गया, और उसी गृह युद्ध में इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी। क्या करती? अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी, और 99 भाइयों को मार कर यह मौर्य वंश की गद्दी पर तीसरा सबसे बड़ा शासक बना, जो कि श्रीलंका में उस समय सिंघली शासकों का शासन था। उनके द्वारा लिखी एक पुस्तक अनुश्रुति
अनुश्रुति में यह वर्णित है, अनुश्रुति में यह वर्णित है। उसके बाद दो पुस्तक और हैं जिनमें इसका वर्णन मिलता है गृह युद्ध का। एक है महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार, महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार गृह युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं, गृह युद्ध के साक्ष्य मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में आ गया। पहली बार जब अशोक के अभिलेख को लोगों ने देखा तो सोचा कि ऐसे पत्थर का रखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो उस समय पैंथर ने अभिलेखों को पढ़ने से मना कर दिया। पैंथर ने अभिलेख को पढ़ने से मना कर दिया। तो उसके बाद आए जेम्स प्रिंसेप। पैंथर के मना करने के बाद आए जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ा और उनके धर्मों के नीतियों के बारे में उन्होंने क्या क्या इस अभिलेख के अंतर्गत समझाया है या किस किस जगह किस तरह से समझाया है, इन सारे चीज़ों के बारे में बताया। ठीक है, जब अशोक अपने शासन काल में बैठा तो उस समय 261 ईसा पूर्व शासन काल के 8वें वर्ष जैसे इसने गद्दी ग्रहण किया, तो गद्दी जब इसने ग्रहण किया तो इसका अभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ और 269 ईसा पूर्व के 8वें वर्ष इसने कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कहाँ कर दिया? कलिंग पर आक्रमण कर दिया। कलिंग जो कि केरल इस समय है और वहाँ सफ़ेद हाथियाँ पाई जाती हैं। या हाथियों का बहुत बड़ा अगर जो कहें तो वहाँ एक जंगल है, ठीक है, जिनमें हाथियाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती हैं। तो 261 ईसा पूर्व अशोक ने आक्रमण कर दिया उस पर और तात्कालिक जो वहाँ के राजा थे उनका नाम था नंदराज। ठीक है, तात्कालिक जो कलिंग के राजा थे उनका नाम था नंदराज और नंदराज को उसने पराजित किया और पराजित करने के बाद कलिंग को जीत लिया। लेकिन क्या हुआ, जब इसने कलिंग पर आक्रमण किया और कलिंग को जीता, ठीक है, कलिंग को जीता, तो क्या हुआ कि इतना रक्तपात हुआ, अनुमान लगाया जाता है लगभग 13 से 15 हजार से ऊपर लोग मारे गए। 13 से 15 हजार के ऊपर लोग मारे गए और बहुत ही भीषण वहाँ रक्तपात हुआ, जिनके कारण अशोक के हृदय में परिवर्तन हो गया। क्या हुआ? अशोक के हृदय में परिवर्तन हो गया और अशोक के हृदय में परिवर्तन होने के कारण वह सुमन नामक भाई के भतीजे से इतना प्रभावित हुआ जिनका नाम क्या था? निग्रोध। सुमन नामक भाई के लड़के से जिनका नाम निग्रोध था, इतना प्रभावित हुआ कि उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया। ठीक है, और यह बौद्धिस्ट बन गया। ऐसा नहीं था कि इसके पहले अशोक सभी धर्मों से घृणा करता था, ऐसा नहीं।
जब इसने बौद्ध धर्म ग्रहण नहीं किया था तो बौद्ध धर्म के पहले यह आजीवक संप्रदाय को मानता था, आजीवक संप्रदाय को मानता था, जिसके संरक्षक इनके पिता थे, जिसके संरक्षक इनके कौन थे? पिता थे। यानी कि इनके पिता उसी धर्म को मानते थे, आजीवक संप्रदाय के, जिसके संस्थापक मोगली पोत्तिस गोसाल हैं। मोगती पोत्तिस गोसाल है। मोगती पोत्तिस गोसाल है, ठीक है। और इनके पिता इसी आजीवक संप्रदाय को मानते थे। फिर यह आजीवक संप्रदाय को खुद मानने लगा, लेकिन बाद में जब इसने कलिंग युद्ध किया और कलिंग युद्ध में इतना रक्तपात हुआ, भीषण खून बहे, तो अपने भतीजे निक्रोध से प्रभावित होकर उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु से इसने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली। क्या किया? बौद्ध धर्म की दीक्षा ले लिया, ठीक है। और उसी समय अपने बेटा महेंद्र को तथा बेटी संघमित्रा को, अपने बेटा महेंद्र को तथा अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा और कहा कि जा करके धर्म प्रचार करो, जाकर क्या करो? धर्म प्रचार करो, ठीक है। श्रीलंका में उस समय तत्काल में सिंहली शासकों का शासन था। किसका था? सिंहली शासकों का शासन था। उस समय श्रीलंका में सिंहली शासक शासन कर रहे थे, ठीक है। तो क्या हुआ, गए वहां इन लोगों ने बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत ही खूब अच्छे तरीके से किया और लोग वहां के माने भी, क्योंकि हर कोई जानता था कि अशोक ने सिर्फ हथियार चलाना छोड़ा है, हथियार चलाना भूले नहीं है, ठीक है। यानी कि हथियार को हाथ से सिर्फ छोड़ दिया है और चलाना नहीं भूला है। अगर यह हथियार उठाएगा तो फिर से मारना चालू कर देगा। उसके डर के कारण सिंहली शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। उसके डर के कारण सिंहली शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जब अशोक ने अपने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो उसको शिलालेख, अभिलेख, इन सब छोटे और बड़े या स्तंभ लेख, इन सारे में लिख लिख कर चौराहा, गांव, शहर, इन सब में लगवा देते थे। इन सब में क्या करते थे? लगवा देते थे। जैसे कि आज के समय में आप लोग देखते होंगे कि बैनर, पोस्टर, पंपलेट, ये सारे के सारे लोग अपने प्रचार के लिए लगवाते हैं। उसी समय पहले बैनर, पोस्टर या पंपलेट नहीं होता था। स्तंभ लेख, गुहालेख, अभिलेख, ताम्रपत्र लेख, यही सारे लेख उस समय चलते थे। तो शिलालेख जो अशोक ने लिखवाया था, तो जब फारस का आक्रमण भारत पर हुआ था, डेरियस का आक्रमण भारत पे हुआ था, तो उन्हीं के साक्ष्यों के आधार पर या कहें कि उन्हीं के प्रेरणा के फलस्वरूप क्या हुआ कि अभिलेख लिखवाना अशोक ने चालू किया। ठीक है। तो उन्होंने सबसे पहले भारत में जैसे उस समय क्या थी, बहुत सारी भाषाएं प्रचलित थी। जैसे आपने जैन धर्म में देखा तो वहाँ प्रकृति भाषा को ज़्यादा महत्व दिया गया, जो कि सबसे कठिन माना गया। उसके बाद पाली भाषा में बौद्ध धर्म के दीक्षा दिए गए, जो कि सबसे सरल भाषा माने गए। तो उसमें पाली भाषा, खरोष्ठी भाषा, अरमाइकी भाषा
और ग्रीक भाषा, ये सारी भाषाएं जो है उसमें बहुत अच्छे तरीके से प्रचलित थी और हर कोई जानता था, हर कोई क्या करता था, जानता था। लेकिन उसमें ऐसा था कि जैसे मान लो कि जो जहां का रहने वाला है, जो जहां का रहने वाला है, उस भाषा के सिवा, उस भाषा के सिवा, जैसे आज के समय में बिहार में है तो बिहारी जानते हैं, यूपी में है तो हिंदी भाषा जानते हैं, ठीक है तो पूरी हिंदी, लेकिन उसके थोड़े अपडेट हैं। जैसे कि अयोध्या में चले जाइए तो लोग अवधी बोलते हैं, गुजरात में चले जाइए गुजराती बोलेंगे, पंजाब में चले जाइए पंजाबी बोलेंगे, महाराष्ट्र में चले जाइए मराठी बोलेंगे। तो ऐसे ऐसे क्या है कि पहले के समय में जितने भी एरिया थे उस एरिया के हिसाब से भाषाओं का प्रचलन होता था, ठीक है। तो भारत में ब्रह्मी लिपि, उस समय इसको क्या कहा जाता था, लिपि कहा जाता था। क्या कहा जाता था, लिपि। तो भारत में ब्रह्मी लिपि, पाकिस्तान में खरोष्ठी लिपि और अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि और ग्रीक में ग्रीक लिपि, इन सारे लिपियों को जहां जो लिपि मिली है उसके आधार पर पता लगाया गया है कि अलग अलग भाषा में लिख करके अलग अलग जगह पर खड़ा किया गया है, ठीक है। जैसे अफगानिस्तान में अरमाइक लिपि, ग्रीक में ग्रीक लिपि, भारत में ब्रह्मी लिपि। इस तरह से अशोक वाकई में इतना महान था कि इसका विस्तार पूरे तुर्की तक था। कहाँ तक था, तुर्की तक। यानी कि अगर कहीं विस्तार की हम बात करें तो एशिया माइनर अर्थात पूरे तुर्की तक था, ठीक है, तुर्की तक। और तुर्की तक इसका विस्तार होने के साथ साथ इसने जो धर्म ग्रहण किया था, बौद्ध धर्म, उस बौद्ध धर्म के धम्म नीति को इसने बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। क्या किया, बहुत तेजी से बढ़ावा दिया। यह साक्ष्य हाथी गुफा जो है उससे कलिंग की जानकारी उसके बाद हाथी गुफा से कलिंग युद्ध की जानकारी, ठीक है। जो इनके पिता आजीवक संप्रदाय के अनुयायी थे, बिंदुसार। उन्हीं आजीवक संप्रदायों को गया में बराबर नामक पहाड़ी पर या बराबर नामक जगह पर सुदामा, कर्ण, चोपड़ा, विश्व झोपड़ी इन चार जगहों पर महल बनवा करके इनको आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दे दिया। आजीवक संप्रदाय को अशोक ने दे दिया, ठीक है। यानी कि गया में बराबर नाम की जगह पर सुदामा, कर्ण, चोपड़ा और विश्व झोपड़ी इन आजीवक संप्रदायों को बनवा करके और
दान दे दिया, बनवा करके और दान दे दिया। ऐसा नहीं था कि अशोक किसी धर्म की बुराई करता था या किसी धर्म को वह नहीं मानता था, ऐसा नहीं था, लेकिन वह अपने धर्म का प्रचार उसी तरह करना चाहता था, उसी तरह उसका फैलाव करना चाहता था कि जैसे और सारे धर्म हैं, जैसे और सारे धर्म हैं। ठीक है। पुराण में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। पुराण में ब्राह्मणों के जितने भी पुराण हैं उन पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। और दीपवंश में इन्हें कारमोली कहा गया है। क्या कहा गया है? कारमोली। दीपवंश में अशोक को कारमोली कहा गया है। क्या कहा गया है? कारमोली। और पुराणों में अशोक को अशोक वर्धन कहा गया है। क्या कहा गया है? अशोक वर्धन। अशोक ने जब कश्मीर पर हुए उपद्रव को दबाने के लिए वह आगे बढ़ा और उसने उपद्रव को दबाया, तो कल्हड़ द्वारा लिखी हुई राजतरंगिणी में अशोककारेश्वर मंदिर का निर्माण तथा श्रीनगर की स्थापना दोनों बताया। और नेपाल में अशोक ने देवपत्तन नगर की स्थापना की। अशोक ने जितने शिलालेख, अभिलेख और ताम्रपात्र लेख ये सारे के सारे लिखवाए, उनमें अशोक नाम मस्की, गुर्जरा, नेट्टूर तथा उदय गोलान इन सारे के सारे अभिलेखों से अशोक का नाम अशोक मिलता है। अशोक का नाम अशोक मिलता है। ठीक है। और बाकी अभिलेख में बहुत जगह देवानाम प्रिय दिया जाता है। देवानाम प्रिय, कि जो देवताओं को प्रिय है ऐसा नाम, जो देवताओं को प्रिय है ऐसा नाम। तो ये सारी जानकारी अशोक के स्तर से थी। अभी हम लोग अशोक पढ़ रहे थे। अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की, जो सिंहली शासक श्रुति में वर्णित है। और महाबोधि वंश तथा तारानाथ के अनुसार गृहयुद्ध का वर्णन, 99 भाइयों की हत्या, इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। अब इसके आगे जो हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें इनके शिलालेख और इनकी शासन प्रणाली उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। क्या करेंगे? उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और इनकी धम्म नीति और इनके शिलालेख, इन सारे के सारे चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। तो हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है। तो पहले क्या होता है, पहले हम इनके शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक, पहले हम इनके शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। गुर्जरा नामक, ठीक है,
क्या है, शिलालेख या अभिलेख। ठीक है, शिलालेख या अभिलेख। या